नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहरे पानी में डूब जाने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत। मामला तिरोड़ी के बोनकट्टा क्षेत्र का। हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। कलेक्टर ने किया वेनगंगा नदी का निरीक्षण। जिले में दिखा फैनी तूफान का आंशिक असर। बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, 2 बारातियों की मौत। और खेल प्रशिक्षण शिविर में निखारी जा रही खेल प्रतिभाएं। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। तिरोड़ी क्षेत्र से एक दुखद खबर ये है कि तिरोड़ी थाना के अंतर्गत आने वाले बोनकट्टा में बावनथड़ी नदी के किनारे स्थित एक गहरे गड्ढे में नहाने के दौरान डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। यह घटना शनिवार की शाम करीब 4:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मृतकों के शव बरामद कर लिए हैं, जिसका पोस्टमार्टम बमनी स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा। मृतकों में बोनकट्टा निवासी वंशु देशमुख उम्र 13 वर्ष और हरदौली निवासी सत्यम तामसवाड़े उम्र 15 वर्ष है, जो अपने एक दोस्त के साथ पोल्ट्री फार्म घूमने गए थे, जहां वे नहाने के लिए गहरे गड्ढे में उतर गए थे, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण वे डूब गए और उनकी मौत हो गई। ना वो कपड़े निकाले तीनों बच्चे खेत गए थे जी, और खेत में खेलते खेलते क्या हो गया कि नहाने चले गए जी। तो नहाते नहाते क्या है, कम धार में नहा रहे थे। हाँ। और नहाते नहाते जो है अधिक धार में प्रवाह के कारण चले गए। 2 बच्चों को तैरना नहीं आता था, छोटे थे वो जी। जो बड़ा बच्चा था वो थोड़ा सा बड़ा था। हाँ। तो दोनों उस बच्चे ने दोनों को उसकी कोशिश किया बचाने की अधिक भाव के कारण और अधिक पानी का वेग होने के कारण वो बच्चा निकल गया और ये दोनों। भीषण गर्मी के चलते वेनगंगा नदी का जल स्तर लगातार घट रहा है, जिससे आगामी समय में और अधिक जल संकट गहराने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आम नागरिकों के साथ साथ जिला प्रशासन भी इस उभरते जल संकट को लेकर काफी चिंतित है, जिसके चलते कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रशासनिक अमले के साथ वेनगंगा पुल और नदी का निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण में उन्होंने नगर पालिका के अमले को वेनगंगा नदी की साफ सफाई कर जल स्तर को बनाए रखने के लिए छोटे पुल के नीचे बनाए गए स्टॉप डैम को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही वेनगंगा नदी पर बनाए गए बड़े पुल की दोनों रेलिंग के आसपास जमा कचरा व धूल मिट्टी को हटाकर पुल की उच्च स्तरीय जांच कराने की और आवश्यकता पड़ने पर बड़े पुल की मरम्मत का कार्य शुरू करने की बात कही। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि नगर में जल संकट जैसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। जल संरक्षण को उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य से वेनगंगा नदी का निरीक्षण करने का आग्रह किया था, जिस आग्रह पर उन्होंने नदी का निरीक्षण कर जल संचय के लिए नगरपालिका अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वेनगंगा नदी के जल संरक्षण को लेकर गंभीरता का मुद्दा है, विषय है, शहर के लोगों जुड़ा हुआ है। उसी को लेकर मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा की थी कि स्वयं आके यहाँ का निरीक्षण करें, अपने देखें कि यहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या सुधार किया सकता है। और हमारे देखा कि यहाँ वाकई पानी को रोकना आवश्यक हो गया है। पानी है, स्टॉक बनाना जरूरी है। फिलहाल 1 महीने का निर्देश दिए,
आवश्यक है प्रशासन की जल्दी इस मामले में कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही हमने वेंगंगा पुल को साफ सफाई होने के बाद सफाई को नगर पालिका आदेश कर दिया कल से यहाँ से और नदी में जो ये पानी में जो गंदगी पड़ी हुई है इसको साफ करने के लिए भी अपनी टीम बनाने की बात की। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि नगरपालिका द्वारा एक टीम बनाकर कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। एक बड़ा पुल है, इसके पास से दोनों साइड से जो मट्टी वगैरह है इसको एक तो हटाना है ना, और दूसरी बात ये जो पानी वगैरह रिसा वगैरह होता है वो टोटल बंद करना है ताकि क्या पानी भरा रहे करके ऐसे निर्देश दिए हैं। तो अभी काम उसको सफाई का काम लगा देंगे और वहाँ पे पानी रोकने का काम। कितने दिनों में हो पाएगा ये? तो सफाई के लिए तो कल से काम लगा देंगे हम। और ये और पानी के लिए चैनल गेट बीच में डाले थे वो भी कम डाले गए थे? नहीं, जो चैनल गेट है जो बोरी वगैरह का है वहाँ जो पन्नी वगैरह लगी है उसको और ठीक ठाक कर देंगे ताकि पानी का बिल्कुल रिसाव नहीं होता। यानी उम्मीद है कि क्या बोलते हैं जल संकट से नहीं जूझेंगे? बिल्कुल नहीं जूझेंगे। वहीं इस निरीक्षण को लेकर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि वेनगंगा नदी में जल संचय के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं बड़े उड़ान की नाजुक स्थिति को देखते हुए पुल की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सूचना ये मिली थी कि यहाँ पे जो पानी का हर साल रोकते हैं जिससे कि वाटर लेवल बना रहता है। इस वर्ष कुछ लीकेजेस हैं जिससे कि पानी नहीं रुक पा रहा है, बस वही देखने हम लोग आए थे। दूसरा ब्रिज की स्थिति हम लोगों ने देखी, ब्रिज की थोड़ी सी कमज़ोर है, इसका एक बार टेस्ट किया जाएगा, यदि आवश्यक होगा तो उसका रिपेयर किया जाएगा। और मुख्य जो मुद्दा था जैसे मैंने बताया पेयजल का था। पेयजल के लिए अभी मैंने CMO को निर्देशित किया है कि वह इस पानी को जो पानी लीक हो रहा है उसको रोकें जिससे कि हम लोग पूरी गर्मी के मौसम तक पानी दे पाएँ। खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। क्रिकेट के कोच शशि कुमार वर्मा ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ये रचनात्मक पहल की गई है। इस प्रशिक्षण शिविर का समापन 20 मई को होगा। वहीं काफी संख्या में बच्चे खेल की विविध विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बाहर के तो कम ही रहते हैं, लोकल ज़्यादा। मतलब लगभग 1.5 महीने का हो जाता है टोटल से। मेरा नाम शशि कुमार वर्मा है और मैं यहाँ बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा हर साल ही किया जाता है। तो अभी 18 अप्रैल से 20 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल के जो इनके आयोजन होते हैं उसके अंतर्गत क्रिकेट का भी आयोजन किया गया। और उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं क्रिकेट का और सीखते भी काफ़ी बच्चे इसमें। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और किन किन खेलों को सिखाया जा रहा है? अभी तो लगभग यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं क्रिकेट में है तो लगभग सारे बच्चों को मिलाकर लगभग 60-70 बच्चे मेरे पास में हैं और अभी और आने की संभावना है, बच्चे आते ही रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे ख्याल से फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कराटे है और बहुत से वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन होता है। आंवलाझरी शासकीय स्कूल के प्रभारी प्राचार्य महेश शर्मा पर आदिवासी शासकीय कर्मचारी को जातिगत रूप से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप हेमचंद मरावी नामक व्यक्ति ने लगाया है। इस मामले की शिकायत अजाक्स थाने में दर्ज कराई गई है और मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। और आज शाम कल मतलब 3/5/2013 को मैं अपने आश्रम की ओर जा रहा था। शाम के समय 7:45 से 8 के बीच तो मेरा कुछ पैसा देने का रह गया था वर्धमान मोबाइल सेंटर में। वर्धमान सेंटर में जब मैं पैसा देने गया था वहीं पे आंवलाझरी के प्रभारी प्राचार्य वख्या था। उन्होंने मेरे को देखते सही थे गाली गलौज जातिगत रूप से जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज करने लगा। और उसके बाद फिर कारण क्या है? कारण हो कि मेरी ड्यूटी तुम लगाए हो, तुम कौन होते हो मेरी ड्यूटी लगाने वाले? मेरी ड्यूटी कलेक्टर लगा सकते हैं, तुम काल मुझे नहीं कर सकते हो। ऐसी बातों से वो मुझे प्रताड़ित कर रहा था। कहाँ की घटना ये? ये महावीर चौक महावीर मंदिर के सामने वर्धमान मोबाइल सेंटर। तो आपने शिकायत की? फिर आज शिकायत मैंने आज अजाक थाने में जाने के बाद आवेदन दिया है और अपने विभाग के प्रमुख से भी बात की है रात में और अपने सहपाठी डाटाबेस सेंटर में जितने 30-35 लोग जो हैं उनके समर्थन में से मैं आज। तो क्या चाहते हैं आप? मैं उचित कार्रवाई चाह रहा हूँ, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं आदिवासी विभाग परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। आदिवासी कर्मचारी के ऊपर इस तरीके से इनका व्यक्तिगत मामला बनाकर जो इन्होंने अपनी कार्रवाई की है, उसके विरोध में इन्होंने क्या एप्लीकेशन दी है। नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। एक आदिवासी जाति होने के कारण क्या एक सवर्ण कास्ट का आदमी उसको ऐसा दबाते रहेगा? ऐसे कईयों मामले आदिवासी कर्मचारियों पे आते हैं जो कहीं ना कहीं हम तो ये चाहते हैं कि आदिवासी एक्ट के हिसाब से उन्हें अजाक्स थाने से दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरी कार्रवाई की करें। अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत होने की जानकारी प्रकाश में आई है। वहीं आग से झुलसे एक वृद्ध की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में जिसकी मौत हुई है उसमें एक दिनेश पिछोड़े नामक युवक है जो ग्राम गायखुरी का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति भीकूलाल वाघाड़े है जो ग्राम डोकरबंदी का रहने वाला है। यह सड़क दुर्घटना बीती रात हुई। दिनेश पिछोड़े अपने एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गोंगलई से गायखुरी जा रहा था, तभी सामने से आ रही एक चौपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। लेकिन दिनेश को नागपुर रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं भीकूलाल वाघाड़े जो कि मजदूरी करता है, काम से वापस अपने घर जा रहा था। रात्रि 10 बजे लालबर्रा रोड पर बिरसौला और डोकरबंदी के बीच जननी एक्सप्रेस ने उसे ठोकर मार दी, जिससे भीकूलाल घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बैहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसवाड़ा रोड चटियापाट मंदिर के पास बारातियों से भरी बोलेरो पलटने से 10 बाराती घायल हो गए, जिसमें एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बाराती ने बैहर अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 मई की रात्रि 9 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब बोलेरो बाराती और दूल्हों को लेकर फतेहपुर डोरा से बन्ना बैहर जा रही थी। घायलों को बैहर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक विधवा महिला को सबला योजना के तहत शासन से प्राप्त 2 लाख रुपए हड़प कर धोखाधड़ी करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने ग्राम पंचायत धापेवाड़ा की सचिव श्रीमती विनीता रामटेकर के पति मिथुन शेंडे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सचिव फरार बताई गई है। मिथुन को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में सचिव श्रीमती विनीता रामटेकर की गिरफ्तारी होना बाकी है। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों रोयनलाल बघेल और जगदीश उर्फ भूरा मेरावी को आजीवन कारावास और दोनों को 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बैहर थाना के अंतर्गत ग्राम रौंदा टोला निवासी दोनों आरोपी के विरुद्ध रामदास धरवे नामक झारखेड़ा निवासी की हत्या करने का आरोप था। वहीं इस मामले में एक आरोपी राजेश मेरावी अभी भी फरार है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने पैरवी की। सर, आज 2 आरोपियों को सजा पड़ी है, क्या मामला है? ये थाना बैहर का एक मामला है। इसमें मृतक रामदास धारवे की हत्या जो है रोशनलाल जगदीश तथा रमेश मेरावी रौदा टोला बैहर निवासी तीनों ने मिल करके और हत्या करके और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिए थे। बाद में तालाब से लाश मिली थी और प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने आरोपी रोशनलाल तथा जगदीश को धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास एवं 25,000 आजीवन का उसमें धारा 302 में एवं 201 में 5,000 दोनों को इस तरह से करीबन 30-30 हज़ार रुपये की जुर्माने से दंडित किया है। और इसमें एक रमेश मेरावी आरोपी फरार है, इसलिए उसको इसके संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है। गर्मी की भीषण तपिश से जिले भर में विभिन्न संक्रामक रोगों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचलों से बड़ी तादाद में विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्रसित मरीज जिला अस्पताल उपचार कराने पहुंच रहे हैं। वहीं डायरिया, पेट दर्द और दस्त से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। चिकित्सक उपचार में जुटे हुए हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा में जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर अशोक लिल्हारे ने इन रोगों से बचाव के लिए विभिन्न जानकारियां दी हैं।
वर्तमान में मेडिकल वार्ड में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसमें मैक्सिमम जो मरीज हैं बुखार से पीड़ित हैं, कुछ टट्टी उल्टी के हैं और अन्य डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है और इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ है। इन बीमारियों से मैक्सिमम मरीज ग्रसित हैं, पर देखा जा रहा है कि सारे मरीज का इलाज बड़ा शांतिप्रिय रूप से किया जा रहा है और सभी मरीज ठीक होकर जा रहे हैं। सर, गर्मी के दिनों में अक्सर काफ़ी संख्या बढ़ जाती है मरीजों की, तो किस तरीके की उनको सावधानी बरतनी चाहिए? जनरली गर्मी के दिनों में बीमारी का होना स्वाभाविक है। अपन को इसके लिए सावधानी ये है कि दिन के 12 बजे से 5 बजे तक घर से न निकलें और घर से निकलते हैं तो सावधानीपूर्वक अपने शरीर को सफ़ेद कपड़े ढक लें और हीट से मतलब गर्मी से बचाव किया जाए। और अगर पानी की मात्रा ज़्यादा पिएँ, बाज़ार में जो हरी सब्जियां हैं उसको लाने के बाद धोकर साफ कर। नगर के गर्रा स्थित बॉटनिकल गार्डन को व्यवस्थित करने के लिए वन विभाग के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त बजट न होने के चलते वन विभाग इस गार्डन को बेहतर ढंग से विकसित नहीं कर पा रहा है। आपको बताएं कि बॉटनिकल गार्डन की व्यवस्था को लेकर हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा लाखों रुपए का बजट वन विभाग को दिया गया था, जिस राशि से विभाग के द्वारा गार्डन की मूलभूत सुविधाओं को पुख्ता किया गया था। लेकिन अब भी गार्डन को सुसज्जित करने के लिए वन विभाग को बजट की दरकार है, लेकिन पर्यटन विभाग ने और राशि देने से इनकार कर दिया है। विभाग का कहना है कि आवक होने के बाद ही बजट के विषय में सोचा जा सकता है। परसों बैठे थे यार, परसों और देर तक बैठे रहे। इस संदर्भ में डीएफओ देवा प्रसाद जे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या है कि बॉटनिकल गार्डन के लिए कुछ बजट मिला था, उसमें हम लोगों ने अभी व्यवस्था करके उसको पहले की स्थिति से हल्का सा है ठीक ठाक करके लाए हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कितने लोग आ रहे हैं। इसमें से क्या है कि ये इको टूरिज्म बोर्ड से हमें पैसा बजट मिला है और उनका ये कहने का है कि हमने पैसा दिया है, उसमें से आगे हमें कुछ पैसा उसमें से कमाना भी है। तो कितने लोग आएंगे क्या है, तो अभी धीरे धीरे लोग है, मतलब मौसम के हिसाब से ही है, तो सीज़न के हिसाब से लोग धीरे धीरे हम लोगों ने चेक किया कि थोड़ा बड़ा है ज़रूर, लेकिन समय ही बता पाएगा कि मतलब लोग ज़्यादा आते रहेंगे तो हमारा कमाई बढ़ेगा। फिर बाद में अगर हमें कोई कमी लगती है कि इस व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे हम और पैसा मांग के फिर आगे करेंगे। अभी जो हमने व्यवस्था किया है बस उतने का बजट मिला है, आगे हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आगे और मांग सकते। अध्यापक संवर्ग की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन एवं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि अध्यापक से जुड़ी समस्याओं को लेकर अब तक विभाग की ओर से कारगर कदम नहीं उठाए गए। आज पुनः ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं विभाग के समक्ष रखी गई है। विषय को लेकर आप पहुंचे थे यहाँ? हम लोग यहाँ पर आए थे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और आदिवासी विकास सहायक आयुक्त से मिलने के लिए। अध्यापक संवर्ग की जिले में जो स्थानीय समस्या है उसकी ओर हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो समस्या थी कि जिन अध्यापक साथियों का 12 वर्ष हो चुका है सेवा अवधि का और उनको क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है, इसलिए यह हमारी मांग थी। दूसरा जो था प्रमुख रूप से NSDL का मामला था, जिसमें स्थानीय स्तर पर NSDL में जो कटौती हो रही है उसकी पासबुक संधारण करने के लिए और
प्रमुख रूप से था हड़ताल अवधि का वेतन और महंगाई भत्ते का जो एरियर जो है कि जो समस्त ज़िले में कई ऐसे संकुल हैं, कई ऐसे ब्लॉक हैं कि जहाँ पर एक डेढ़ साल हो गए, 2 साल की अवधि हो गई जहाँ पर एरियर्स का भुगतान नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी दूसरी हमारी जो समस्याएं थी तो मैं राकेश वर्मा, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के नेतृत्व में शासकीय अध्यापक संगठन के साथ संयुक्त रूप से जिला शिक्षा अधिकारी और आदिवासी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के पास जो है शिक्षकों और अध्यापक साथियों की समस्याओं को लेकर आए थे, जो कि स्थानीय लेवल की है। और उनसे दोनों से हमने मिलकर अनुरोध किया कि भाई जो शिक्षकों की समस्या है उनको त्वरित हल किया जाए और उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। 40,000 रुपए मायके से नहीं लाने से गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को बांस के डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला श्रीमती सुशीला अठराय को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गायखुरी में हुई। आपको बताएं कि घायल महिला श्रीमती सुशीला बाई का मायका ग्राम बगदरा का है। इसका विवाह 5 वर्ष पूर्व ग्राम तीनटोला नवेगांव निवासी प्रीतम अठराय के साथ हुआ था। महिला ने बताया कि उसके पति के द्वारा मायके से 40,000 रुपए लाने परेशान किया जा रहा था। रुपए लाने से मना करने पर पति के द्वारा बांस के डंडे से मारपीट की गई। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? पैसे। क्या बोलता है पैसे की? पैसे ला बोलता है, एक बार ला के दे दी हूँ पैसे और दोबारा ला गए थे। तो पहले बार कितना दिए थे? 30,000 रुपये। और फिर उसके बाद कितने ला के दी मांगता है? अभी मांगता है 30-40,000 रुपये ला के। क्यों मांगता पति आपका रुपये? काय के लिए मांगता है? अब ये वाला पैसे पता नहीं काय के लिए मांगता है, तो वो गाड़ी के लिए बोले तो उसको ला के दे दिए। और आज कैसा हुआ? आज बस उसी बात को लेके वो मैं कहाँ से ला के दूंगी, बार पैसे, एक बार ला के दे दी पैसे और कहाँ से ला के दूंगी, तो गाली गलौज करता है और वो दो मारता है। तो कैसे मारा आज? वो बांस के डंडे से। ओडिशा में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान फैनी का असर मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में भी देखा जा रहा है। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचे इस चक्रवाती तूफान के कारण जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे मौसम सुहाना हो गया और पूरे जिले में ठंडी हवाओं के साथ कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि इस चक्रवाती तूफान की गति कम होने के चलते जिले के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जान माल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन मौसम विभाग के जानकारों के अनुसार इस चक्रवाती तूफान की गति ओडिशा की तरह 245 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की होती तो पूरे भुवनेश्वर ओडिशा की तरह ही जिले में भी भारी जान माल का नुकसान हो सकता था। मौसम में आए इस बदलाव के चलते शनिवार को नगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फैनी का असर बालाघाट जिले में भी देखा जा रहा है, लेकिन यह तूफान आशंकाओं की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय नहीं है, जिसके चलते पूरे जिले में जनजीवन सामान्य है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक मौसम में कुछ इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है।
के सामुदायिक एवं स्वास्थ्य केंद्र में 4 मई को दोपहर 3 बजे अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश ब्लॉक लालबर्रा के आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता कटरे व ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती शशि बनवाले के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम को ज्ञापन सौंपकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि का आशा कार्यकर्तावार किए गए भुगतान का लिखित ब्यौरा व माह दिसंबर 2018 से लंबित संपूर्ण भुगतान प्रदान किए जाने की मांग की गई। सर, जो अपनी आशा कार्यकर्ता है लालबर्रा ब्लॉक की, इन लोगों की जो परेशानियां आए दिन भी चल रही, आपको नॉलेज में है? मैं गीता कटरे, क्या है आशा कार्यकर्ता समूह जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष। क्या है, इसके पहले भी मैं इस लालबर्रा ब्लॉक में आई थी, 4 तारीख को ही आई थी, जिसमें हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं। अपने लालबर्रा ब्लॉक में 130 बहनें हैं, जिसमें सभी बहनों ने बताया हम लोगों का पैसा 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, इस प्रकार से इन लोग जो काम करते हैं ये पैसा समय पे नहीं डाला जाता इनके खाते में। और हमारी जो आशा बहनें हैं, इन लोग आज पूरे रात दिन, हमारी आशा बहनें पूरा काम कर रही है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो भी काम है हमारी आशा कार्यकर्ता करती है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसे कार्य होते हैं जो हमारी आशा कार्यकर्ता करती है, परंतु शासन प्रशासन हमारी आशा बहनों को अनदेखा कर रही है। और जो पैसा मोदी जी ने 2000 अक्टूबर से डालने के लिए आशा कार्यकर्ताओं के खाते में बोले थे, पर बताया जा रहा है यहाँ पर BMO साहब के थ्रू। इस संदर्भ में डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इस मद में NRHM के आशा फंड में जो पैसा दिया जाता है उसका आवंटन काम जैसे ही होगा, अगर 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, 8 दिन में हो, जितने कम से कम दिनों में होगा, इसके आवंटन के लिए आगे भी लिखा गया है। और इसके पूर्व भी आवंटन के लिए, चूँकि मार्च के बाद आवंटन होता है, तो आवंटन नहीं मिलने के कारण इनका बजट की कमी के कारण अगर नहीं हुआ पेमेंट, तो निश्चित रूप से इसी महीने के अंदर, मैंने ये बोला जाता है इसी महीने के अंदर आपका पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। जो कुछ भी रहा, जिसका 8 महीने का, किसी का 5 महीने का, किसी का। इनका ये है कि मतलब हिसाब भी नहीं मिल पा रहा है, इनका खाते में डल रहा है, तो इनको पता नहीं चल रहा है कौन सा पैसा किस महीने का है, कब का है। अच्छा, ये इस संबंध में जो है ना, वो आशा समन्वयक है, आशा समन्वयक सपना दुर्गे कह के उससे पूरी बात करके ये लालबर्रा से लगभग 1 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय रोड पर सर्राटी नदी पुल के समीप 4 मई की दोपहर लगभग 2 बजे एक कार चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें बल्हारपुर निवासी देवानंद पिता बलाराम बोरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उनके पुत्र को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना की सूचना मिलने पर तत्काल जागरूक युवाओं ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया। जी सर, क्या घटना हुई? हाँ, मैं डॉक्टर चौहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा से बोल रहा हूँ। अभी सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को लाया गया अस्पताल में। व्यक्ति का नाम देवेंद्र बोरकर बल्हारपुर निवासी है, जिसे घायल अवस्था में लाया गया। सिर में गंभीर चोट है। यहाँ प्राथमिक उपचार करके इसी जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। जागो जागो शेरों वाली, जागो बहनों वाली, जागो जागो शेरों वाली, जागो बहनों वाली। सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, घर नहीं सूरज की आती, जागो सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। हनुमान जी का 13वां वार्षिक उत्सव है। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रातः 6 बजे से अभिषेक किया गया हनुमान जी का और 2 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था। उसके पश्चात सुंदरकांड का पाठ किया गया और फिर
समाप्ति के पश्चात हवन पूजन और फिर प्रसादी का वितरण किया गया। वारासिवनी प्रवास पर आए कलेक्टर दीपक आर्य को आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा और शासकीय योजनाओं के कार्य का भुगतान दिलाए जाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने आशा कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि कर दिया, तो ये बता देंगे आप कितना हो गया है, जो नहीं हुआ जो बहुत जिले से और आप करवाएंगे, ठीक है, सो करवाएंगे। यदि नहीं हो तो फिर आप मेरे पास आ, ठीक है। हमने इसलिए ज्ञापन सौंपे क्योंकि हम जो काम करते हैं तो हमारा काम का पैसा डलता ही नहीं। 1 साल हो गया, बालाघाट जिला चिकित्सालय का पैसा, LTT, NSPT, CTT का पैसा आज भी नहीं डला है। और हम अभी आयुष्मान भारत का सर्वे किए, फिर परिवार सर्वे किए, उसका भी पैसा नहीं आया। फिर हमने बोले जब सर हमारा काम आता है, काम के साथ पैसा भी तो आता होगा ना, बोले अभी बजट नहीं है। तो अभी दूसरे ब्लॉकों में आ गया है क्या पैसा? दूसरे ब्लॉक में क्यों आया है कि दूसरे ब्लॉक में सर उसका कभी मालूम नहीं। आप लोग को 1 साल से नहीं मिला है? ये बताइए वेतन मिलता है आप लोगों को? नहीं सर, कोई वेतन नहीं, मानदेय कुछ नहीं मिलता है। जो काम करते हैं उसी से आपका वो चलता है? उसी से पैसा नहीं मिलता है। साहब के द्वारा ये वारासिवनी अंचल के अस्पतालों का भ्रमण करने की योजना बनाई गई थी, जिसके तहत साहब के द्वारा सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में उन्होंने OPD का, इंडोर का, लेबर रूम का और ऑपरेशन थिएटर का और प्रसूति वार्ड का निरीक्षण किया। इसके साथ में उन्होंने जो विकास खंड स्तर पर जो विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं इनका निरीक्षण किया, जैसे गर्भवती महिला का पंजीयन, बच्चों का पंजीयन, बच्चों का टीकाकरण, इसके बाद में एक HIVS होता है और इसके बाद में क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन, FMIS होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब और अनमोल ऐप, आशा ANM ऑनलाइन, इन सब का निरीक्षण किया। और देखने के बाद में साहब ने सभी पे अच्छी संतुष्टि व्यक्त की, काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। खास करके वारासिवनी के OPD जैसा बताया गया कि 250 मरीज देखे जा रहे हैं, सोनोग्राफी 10 से 15 महिलाओं की प्रत्येक दिन हो रही है। इस पर साहब के द्वारा काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। अस्पताल की साफ सफाई का रखरखाव व्यवस्था की गई। साथ में साहब के द्वारा जो कि एक ही चिकित्सक द्वारा अभी वर्तमान में सेवाएं दी जा रही है, तो साहब के द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम निकट भविष्य में जैसे भी कोई चिकित्सक बालाघाट जिले में पदस्थ होता है हम उसकी पदस्थापना वारासिवनी में करेंगे और वारासिवनी में जो अन्य सुविधाएं हैं उनमें हम बढ़ोतरी करेंगे। कलेक्टर दीपक आर्य ने वारासिवनी के सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां व्याप्त अव्यवस्थाओं पर चिकित्सकों को फटकार भी लगाई। मरीजों से चर्चा कर हालचाल जाना और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। और उसके सेंटर में PHCT पर जहाँ होती सरकार उसके लिए बाहर में बैठ हाँ, तो ये हम लोग को भी करके ना सिविल हॉस्पिटल को है, CSC को सब करने करना है। नया बना दिया, ये चलेगा सर 4 साल चलेगा, तब तक ये सिविल अस्पताल में अभाव के बाद भी व्यवस्थाएं कम तुलनात्मक रूप से अच्छी पाई गई। जैसे कि मुझे पता चला यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं, बाकी स्टाफ है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि वो सब अकेले सभी को कैटर कर रहे हैं और साफ़ सफाई की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं भी बाकी सिविल अस्पतालों की तुलना में ठीक हो रही हैं। सर, ये वारासिवनी 90 पंचायत की एक सिविल अस्पताल है। यहाँ पे महिला चिकित्सक तो है पर सिविल सर्जन नहीं हो पाते, यहाँ पे महिला डिलीवरी नहीं हो पाती, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। मैं प्रयास हम लोग ये करेंगे कि चिकित्सकों की मांग करेंगे और जैसे चिकित्सक मिलते हैं हम पदस्थापना प्रमुखता पर वारासिवनी सिविल अस्पताल में ही करें। आज अचानक कलेक्टर साहब अस्पताल में पहुँचे और उन्होंने पूरी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और जो व्यवस्थाएं हैं और
OPD के बारे में, भर्ती मरीजों के बारे में, सोनोग्राफी के बारे में, नसबंदी ऑपरेशन के बारे में, स्वास्थ्य विभाग की पूरी जानकारी के बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। विस्तृत उन्होंने जानकारी ली हमसे, पूरा रिकॉर्ड देखा, यहाँ तक कि कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी उन्होंने पूरी जानकारी चेक की। कर्मचारियों के जो अनमोल ऐप हैं वो भी उन्होंने चेक किए। इसके अलावा उन्होंने OPD और वार्ड का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने कार्य के प्रति संतोष जताया जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में चल रहा है। और वार्ड में उनको हमने बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहरे पानी में डूब जाने से 2 नाबालिग बच्चों की मौत। मामला तिरोड़ी के बोनकट्टा क्षेत्र का। हत्या के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। कलेक्टर ने किया वेनगंगा नदी का निरीक्षण। जिले में दिखा फैनी तूफान का आंशिक असर। बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, 2 बारातियों की मौत। और खेल प्रशिक्षण शिविर में निखारी जा रही खेल प्रतिभाएं। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।